हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, स्टडी रूप में आपका स्वागत है। और हम आपकी जनरल अवेयरनेस की क्लासेस ले रहे थे जिसमें आरआरबी, एनटीपीसी और एसएससी के सिलेबस पर हम लोग बात कर रहे थे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया, भारत में यातायात परिवहन। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, मुख्यतः अगर परिवहन की हम लोग बात करें, यातायात की, ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, तो चार मुख्य ऐसे बिंदु हैं जिससे ट्रांसपोर्ट करना संभव होता है। एक तो है रोडवेज, रेलवेज, और एक है हमारा एयरवेज। ठीक है, रोडवेज, रेलवेज और एयरवेज, ये तीन प्रमुख हैं। और इन सब तीनों के बारे में हम लोग देखेंगे और सिर्फ उन बिंदुओं को देखेंगे जहां से एग्जाम्स की दृष्टि से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन सारी चीज़ों को देखेंगे। अगर हम लोग बात करें यातायात परिवहन में, तो देखिए सबसे पहले आता है हमारा एयरवेज, फिर है रोडवेज, और उसके बाद हम लोग देखेंगे वाटरवेज। और रोडवेज, एयरवेज, वाटरवेज और रेलवेज। तो इसमें हम लोग देखेंगे, हम लोग रोड्स में नेशनल हाईवेज को देखेंगे, वाटरवेज में पोर्ट्स के डेवलपमेंट को देखेंगे और उनसे जुड़ी स्कीम्स को देखेंगे और इन सब सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पोर्ट के बारे में आइए शुरू करते हैं कि भारत में कितने पोर्ट हैं और क्या है। तो आपको याद होगा, मैंने ज्योग्राफी के लेक्चर में आपको बताया था कि भारत की कोस्ट लाइन और टेरिटोरियल लाइन कितनी है। तो अगर हम यहां पर बात करें तो भारत की जो कोस्ट लाइन है, भारत की जो तट रेखा है, तो अगर मुख्य भूमि की बात करें तो ये 7516 किलोमीटर है। और अगर द्वीपों की बात करें तो ये तकरीबन 5422 किलोमीटर है। ठीक है, अगर हम लोग जैसे मुख्य भूमि की बात करते हैं तो ये जो एरिया है हमारा, ये ऐसे करता करता ये जो भी एरिया है हमारा, ये सब हमारी कोस्ट लाइन में आता है, तट रेखा में आता है। तो आज हम लोग जानेंगे कि टोटल कितने पोर्ट्स हैं। ये तो हमने जान लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया कि भारत की कोस्ट लाइन कितनी है। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि किन किन राज्यों से कोस्ट लाइन हमारी होकर गुजरती है, किन किन राज्यों के पास हमारी तट रेखाएं हैं, यानी वाटरवेज की सुविधाएं हैं। तो आइए एक बार उनको भी देख लेते हैं। अगर हम लोग राज्यों की बात करें तो राज्यों में देखते हैं, सबसे पहले है गुजरात, उसके बाद है महाराष्ट्र, उसके बाद है गोवा, गोवा के बाद है कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरल, केरल के बाद है तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद है पुदुचेरी, और पुदुचेरी के बाद देखिए यहां पर आता है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद आता है उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आता है पश्चिम बंगाल। ये हमारा जो पुडुचेरी है ये यूनियन टेरिटरी। तो हम लोग अगर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 राज्य के पास तट रेखा है हमारी। ठीक है, 9 राज्यों के पास है। पुडुचेरी हमारा जो है यूनियन टेरिटरी है, 9 राज्यों के पास तट रेखा है। और जो हमारे पास अगर हम यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो हमारे पास 4 यूनियन टेरिटरीज के पास तट रेखा है। एक दमन दीव है, एक पुदुचेरी है, एक लक्षद्वीप है, एक अंडमान और निकोबार है। ये 4 जो है हमारे यूनियन टेरिटरीज हैं जिनके पास तट रेखा है। अब अगर इसमें हम बात करें कि सबसे लंबी तट रेखा किसके पास है, तो देखिए अगर हम सबसे लंबी तट रेखा वाले राज्य की बात करें, सबसे लंबी तट रेखा वाले राज्य की बात करें तो ये है गुजरात,
इस बात का ध्यान रखिएगा, ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया, सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य के पास है। तो अभी तक हम लोगों ने जाना कि भारत के पास तटरेखा कितनी है। भारत के पास तटरेखा मुख्य भूमि की 7516.6 किलोमीटर है। उसके बाद हम लोगों ने जाना किन राज्यों के पास तटरेखाएं हैं। उसके बाद हम लोगों ने जाना कि सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। अब आइए एक बार हम लोग ये देख लेते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, वो है कि प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं, कितने प्रमुख बंदरगाह हैं, और अभी जो करंट का एक क्वेश्चन है कि जो नया बंदरगाह बन रहा है वो कहां पर बन रहा है और उसका नाम क्या है। इन सारी चीजों के बारे में हम लोग एक नजर देखते हैं। देखिए, भारत में दो तरीके के बंदरगाह हैं। अगर हम बंदरगाह की बात करें, दो तरह के पोर्ट्स होते हैं। एक होता है मेजर पोर्ट यानी प्रमुख बंदरगाह, और एक होता है माइनर पोर्ट। तो अगर हम लोग यहां पर बात करें तो हमें सिर्फ मेजर पोर्ट पढ़ना है। और अगर मेजर पोर्ट की बात करें तो पहले ये 13 मेजर पोर्ट्स थे, लेकिन अब इसमें हाल ही में एक नया मेजर पोर्ट जोड़ दिया गया है, तो कुल संख्या इनकी हो गई है 14। ठीक है। और माइनर पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो छोटे मोटे माइनर पोर्ट्स तकरीबन 200 माइनर पोर्ट्स के करीब हैं, 150 से 200 माइनर पोर्ट्स के करीब। तो आइए हम लोग देखते हैं मेजर पोर्ट्स हमारे कौन कौन से हैं। तो एक एक करके अपने मेजर पोर्ट्स को देखते हैं। सबसे पहले आता है, देखिए अगर हम मेजर पोर्ट्स की बात करें तो सबसे पहले आएगा कांडला, और ये किस राज्य में है, ये गुजरात में है, माफ कीजिएगा। इसके अगर बनने की हम कहानी बताएं तो देखिए, आजादी के तुरंत बाद हमें कांडला बंदरगाह की जरूरत पड़ी, क्योंकि जैसा आप लोगों को पता होगा कि भारत आजादी के साथ साथ विभाजन का भी दौर लेकर आया। और जब विभाजन का दौर आया तो आपको पता होगा कि यहां पर भारत में पाकिस्तान है और यहां पर ठीक है कराची बंदरगाह। और कराची का जो बंदरगाह है, एक्चुअली होता क्या था कि जो भारत का वेस्टर्न साइड है, आप ये जो इसका वेस्टर्न साइड देख रहे हैं, ये जो पूरा इतना वेस्टर्न साइड है, ये इतने साइड को, और ये इधर जो सिंध का जो प्रांत है, ये कराची जो पोर्ट था, ये पूरे इतने एरिया को कवर करता था इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए। लेकिन जब विभाजन हुआ तो भारत को एक बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि जो भारत का इकलौता वेस्टर्न मोस्ट जो पोर्ट था कराची, वो विभाजन में भारत से चला गया। तो इस कमी को पूरा करने के लिए भारत में तत्काल एक नए बंदरगाह की जरूरत पड़ी, जो भारत के पश्चिमी क्षेत्र यानी राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश की जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए जो जरूरतें थी उनको पूरा करने के लिए एक नए बंदरगाह की जरूरत पड़ी, इसलिए कांडला को बनाया गया। तो कांडला आजादी के तुरंत बाद बना था, और ये कहां पर है, गुजरात में है। उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद हमारा अगला पोर्ट आता है, वो है मुंबई पोर्ट, मुंबई, और ये कहां है, महाराष्ट्र में। उसके बाद आता है नावा शिवा पोर्ट या नावा शिवा बंदरगाह। इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, JLNPT। इसका नावा शिवा का एक और नाम है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। तो इसको संचालित करता है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। इसको जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। और ये देखिए कहां, यह भी महाराष्ट्र में है, यह भी महाराष्ट्र में है। और इसकी जरूरत क्यों पड़ी, देखिए मुंबई में कार्गो हैंडलिंग की समस्या आकर खड़ी हो गई थी, क्योंकि ये जो बंदरगाह है ये नेचुरल बंदरगाह है और यहां पर इतने ज्यादा चीजों को हैंडल करने की जगह नहीं थी। तो इसके ट्रैफिक को कम करने के लिए, जैसे ये हमारा मुंबई पोर्ट है, यहां पर कांडला पोर्ट है, ये हमारा है कांडला, मैं यहां पर नक्शे में दिखा भी देता हूं, यहां पर है मुंबई, और ठीक इसके नीचे है नावा शिवा, जो कि मुंबई के भार को कम करने के लिए बनाया गया था। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं एक नया बंदरगाह जिसका नाम है वधावन, वधावन, और ये 2020 में ही बनने के लिए तकरीबन 65,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। और ये कहां पर है, ये भी महाराष्ट्र में है। ये भी नया बंदरगाह है।
करंट का क्वेश्चन है, पूरी तरीके से बना नहीं है लेकिन ये जरूर पूछा जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये करंट से भी रिलेटेड है और आपके ट्रांसपोर्ट सिस्टम से भी रिलेटेड है। उसके बाद अगला पोर्ट हम लोग देखते हैं और अगला पोर्ट है हमारा मर्मुगांव और ये कहां पर है? ये है गोवा राज्य में। और उसके बाद अगला हम लोग देखते हैं मर्मुगांव के बाद आता है कोची और ये कहां है? केरल राज्य में। उसके बाद हम लोग देखते हैं आता है तूतीकोरिन, ये कहां पर है? तमिलनाडु में है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं हमारा चेन्नई बंदरगाह है और ये भी तमिलनाडु में है। उसके बाद हम लोग देखते हैं आंध्र प्रदेश में जो हमारा बंदरगाह है। और उड़ीसा में अगर हम देखें तो एक है पारादीप और ये है उड़ीसा में। उसके बाद अगर हम बात करें तो आता है हमारा कलकत्ता पोर्ट और ये पश्चिम बंगाल में है। और यहां पर लिख देते हैं, जगह नहीं बची। यहां पर है विशाखापट्टनम। इसको वाइजैक के नाम से भी जानते हैं और ये है आंध्र प्रदेश में। और उसके बाद है एक मैंगलोर बंदरगाह और ये मैंगलोर है कर्नाटक में। और उसके बाद हमारा एक आता है ये पोर्ट ब्लेयर और ये है अंडमान निकोबार में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। और उसके बाद एक है न्यू मैंगलोर और ये भी है कर्नाटक में। तो हम लोगों ने देखा यहाँ पर कि कितने बंदरगाह हैं और किन किन राज्यों में हैं। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा कार्गो यानी सबसे ज़्यादा सामान ढुलाई के लिए तो सबसे प्रथम स्थान पर कौन सा है? तो वो हमारा विजयग है या विशाखापट्टनम है कार्गो हैंडलिंग में। और देखिए अगर हम लोग बात करें कि सबसे छिछला यानी किस पोर्ट की डेप्थ सबसे कम है तो वो भी विशाखापट्टनम है। इस पोर्ट की डेप्थ सबसे कम है। एक्चुअली होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये मुख्य भूमि है और ये समंदर की सीमा है, ये समंदर है, तो जो नाव होते हैं वो यहाँ पर ऐसे होते हैं, ठीक है। तो ये जो गहराई है, ये गहराई ये सबसे कम कहाँ की है? विशाखापट्टनम की। तो इन सारी बातों को हमें याद रखना है। हम लोगों ने इसमें देखा कि कितने किलोमीटर की कोस्ट लाइन है, सारे द्वीप, हम लोगों ने सारे बंदरगाहों के बारे में देखा। नक्शे से अगर हम लोग बात करें तो नावा शिवा यहाँ पर है। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर है मर्मुगांव और यहाँ पर है मैंगलोर और यहाँ पर है न्यू मैंगलोर, यहाँ पर है कोचीन, यहाँ पर है तूतीकोरिन, यहाँ पर है चेन्नई, यहाँ पर है विशाखापट्टनम, विजयक, यहाँ पर है पारादीप उड़ीसा में और यहाँ पर है कलकत्ता। अगर हम कलकत्ता की बात करें तो यह एकमात्र नदी बंदरगाह है।
यह एकमात्र नदी बंदरगाह है और यहाँ पर है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। तो ये टॉपिक अगर आप एक बार और देख लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा, आपको कुछ भी यहाँ पर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नक्शे के माध्यम से और इन सारी चीज़ों से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप अगर एक बार और इस वीडियो को रिवाइंड करके देख लेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और यहाँ से हर बार क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसमें आपसे यही पूछा जाएगा कि कौन सा पोर्ट कौन से राज्य में है, और यहीं पर लोग फंस जाते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान देनी है और उसके बाद आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद हम लोग देखते हैं हाईवेज के बारे में। हाईवेज के बारे में हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग हाईवे की बात करें, हाईवे की बात करने से पहले हम लोग सड़क की ही बात कर लेते हैं कि सबसे पहले सड़क के साक्ष्य मिलते कहां हैं। तो अगर हम सड़क की बात करें तो सड़क के साक्ष्य सबसे पहले रोमन साम्राज्य में मिलते हैं। सड़क के साक्ष्य सबसे पहले रोमन साम्राज्य में मिलते हैं। ठीक है, मतलब रोमन साम्राज्य में ही हमें सड़क के साक्ष्य सबसे पहले मिलते हैं। वहां पर लोग पत्थरों के द्वारा और इन सारी चीजों के द्वारा जो है सड़क का निर्माण करते थे। तो ये हो गए इतिहास की कुछ पहली बातें। कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि सड़क के पहले साक्ष्य कहाँ पर प्राप्त होते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो हाईवेज का दायित्व है वो हमारे भारत में किसके ऊपर है। तो अगर हम लोग हाईवे के दायित्व का बात करें तो हाईवे के जो दायित्व है, हाईवे को बनाने का, हाईवे के मेंटेनेंस का, वो सारा कार्यभार है NHAI के ऊपर। और अगर NHAI के बारे में हम लोग देखें कि इसका गठन कब हुआ था, तो देखिए नेशनल हाईवेज अथॉरिटी एक्ट 1956 के तहत NHAI का गठन किया गया था। इसका फुल फॉर्म भी आप लोग देख लीजिएगा। इसका फुल फॉर्म भी आजकल RRB के पेपर में पूछा जा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रीवियस ईयर के पेपर जब मैं डिस्कस कर रहा था तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन थे जो मैंने आपको दिखाया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देखिएगा। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटीज एक्ट के तहत नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन किया गया और वर्ष था 1956। और इसका जो काम है वो है भारत में नेशनल हाईवेज और इन सारी चीज़ों को देखना। अब अगर टोटल ये बात करें कि लंबाई कितनी है हाईवेज की, तो अगर लंबाई की बात करें तो ये लंबाई है तकरीबन 1,15,435 किलोमीटर नेशनल हाईवे की लंबाई है। और अगर कुल सड़कों की लंबाई की बात करें, जिनमें देखिए 3 तरह की सड़कें होती हैं। एक तो हमारी होती है देखिए नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे, कैटेगरीज में होती हैं। उसके बाद हमारी होती है MDR यानी मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, और उसके बाद होती है ODR ऑर्डिनरी डिस्ट्रिक्ट रोड। तो अगर हम इन सब को कुल मिलाकर बात करें तो तकरीबन 22 लाख किलोमीटर का सड़क का जाल है भारत में। इसमें अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा, अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज्यादा यहां पर किसमें है, सबसे ज्यादा लंबाई NH की महाराष्ट्र में है और वो कितनी है 15,437 किलोमीटर 2019 के आंकड़ों के अनुसार। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा आप लोग, 15,437 किलोमीटर। उसके बाद उत्तर प्रदेश की बारी आती है और उत्तर प्रदेश में देखिए कितना है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 8711 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में। आप इस सब चीज़ों में एकदम क्लियर रहिएगा। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा लंबाई है और ये कई बार पूछा गया। इनफैक्ट PCS 2018 के क्वेश्चन में भी ये पूछा गया था, सबसे लंबी सड़क या हाईवे किस राज्य में है। तो इन सारी बातों को आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ प्रमुख राजमार्गों के बारे में। कुछ प्रमुख राजमार्गों के बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए सिर्फ कुछ प्रमुख राजमार्गों के बारे में हमें देखना है।
जैसे अगर हम लोग बात करें सबसे लंबा राजमार्ग, तो यह है नेशनल हाईवे 44, जो पहले NH7 था। ठीक है, देखिए है क्या, 2010 में NHAI ने पुनः नामकरण किया था। तो जिसको पहले NH7 कहा जाता था वो अब NH44 हो गया है। और NH44 की अगर हम बात करें कि कहां से कहां गुजरता है, तो देखिए ये श्रीनगर से कन्याकुमारी तक गुजरता है। और इसकी कुल लंबाई कितनी है, देखिए इसकी कुल लंबाई है 3745 किलोमीटर। यह है हमारा प्रथम स्थान पर। उसके बाद द्वितीय स्थान पर हम लोग देख लेते हैं हमारा NH27। और ये कहां से कहां होकर गुजरता है, देखिए ये पोरबंदर से होकर, पोरबंदर गुजरात में है, से सिलीचर में जाता है, असम तक जाता है। और ये है 3507 किलोमीटर का। उसके बाद तीसरे की अगर हम लोग बात करें तो NH48 है हमारा। और देखिए ये जाता है पंजाब, सांगौर से कर्नाटक तक। और ये है 2807 किलोमीटर का। ठीक है, सबसे पहले जब इसको शुरू किया गया था तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के नाम से शुरू किया गया था। और इस पॉलिसी में यह था कि जो 4 बड़े महानगर हैं, नई दिल्ली, न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इन सब को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ना था। और यही हमारा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कहलाया। अच्छा, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो उत्तर पश्चिम और नॉर्थ साउथ गलियारा है, नॉर्थ साउथ और वेस्ट ईस्ट कॉरिडोर जो है वो कहां पर मिलते हैं, तो ये यूपी के झांसी में मिलते हैं। तो यूपी के झांसी में मिलते हैं। ठीक है, इस फैक्ट को भी याद रखिएगा आप लोग। अब आगे हम लोग देखते हैं अपना, इसके आगे हम लोग चलते हैं और इसमें चल रही कुछ योजनाओं के बारे में आपको बता दें। इसमें एक परियोजना है PMGSY की और एक है भारतमाला की। ठीक है, तो सबसे पहले भारतमाला परियोजना देख लेते हैं। भारतमाला परियोजना देखिए, यह वर्ष 2015 में प्रारंभ की गई। और इसके तहत बंदरगाहों को सड़क से जोड़ना था, जिसमें 83,000 किलोमीटर लगभग सड़क का निर्माण होना था। उसके बाद एक देख लेते हैं PMGSY, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसका अनावरण किया गया था 2000 में, वर्ष 2000 में। और उस समय PM थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे हमारे PM। और ये एक मोस्ट सक्सेसफुल स्कीम रही है अब तक की, अगर हम लोग बात करें सड़क परिवहन में। उसके बाद हम लोग देखते हैं रेल परिवहन। बस थोड़ी सी चीजें हैं जो आपको रेल परिवहन में याद रखनी है और कुछ नहीं। रेल परिवहन की अगर हम बात करें तो देखिए इनका विकास वर्ष 1853 में हुआ था। हुआ विकास भारत में। उस समय गवर्नर थे
लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुआ था। और जो पहली ट्रेन थी ये मुंबई से ठाणे में चली थी, मुंबई से ठाणे महाराष्ट्र तक में चली थी। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि रेल नेटवर्क के मामले में भारतीय रेल तीसरे नंबर पर आती है, तीसरे पायदान पर है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं यहां पर सबसे बड़ी रेल ट्रांस साइबेरियन रेल है। ट्रांस साइबेरियन रेल है। ट्रांस साइबेरियन रेल है। और अगर भारत की कुल रेल लंबाई की बात करें तो 1,23,236 किलोमीटर है, जिसमें देखिए लगभग 13,523 पैसेंजर ट्रेनें हैं भारतीय रेल के पास और तकरीबन 7,500 मालवाहक ट्रेनें हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर भारत के परिवहन में। यहाँ पर हम लोगों ने हर एक चीज़ को डिटेल से देखा जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हमें सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है, हमारे पास जो थोड़ा सा 1 महीने का समय अभी बचा हुआ है उन सब में हम खाली वहीं पर ध्यान देंगे जहाँ पर बहुत प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चंस पूछे जाने की। तो यहाँ पर हम लोगों ने वाटरवेज को देखा, रेलवेज को देखा और हाईवेज को देखा। एयरवेज के बारे में इतना पूछा नहीं जाता है। अगर कोई एयरपोर्ट के बारे में पूछा जाएगा तो निसंदेह लेटेस्ट या करंट अफेयर से जुड़े हुए किसी बंदरगाह हवाई अड्डे के बारे में ही पूछा जाएगा। यहाँ से अगर आप इसको देख लें तो 2-3 क्वेश्चंस यहाँ से आपके बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो हमारा एनटीपीसी का अगला टॉपिक होगा और वो होगा फ्लोरा एंड फाउना ऑफ इंडिया, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। इसके बारे में हमारा टॉपिक होगा। तो तब तक के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा ले सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।